वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद। आज हम शुरुआत कर रहे हैं दैनिक जागरण की 28 नवंबर 2023 की तेईस के न्यूज को। तो आज जो खबर होगा का महत्व हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस होगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें दैनिक जागरण के इम्पोर्टेंस को, तो हमारे जितने भी एसे के राइटिंग में आंसर, जो हिंदी मीडियम से आंसर राइटिंग करते हैं, उनके लिए एक वोकैब, खास वोकैब तैयार करता है। तैयार करने में मददगार होता है दैनिक जागरण। इसलिए दैनिक जागरण हमें द हिंदू के साथ जरूर कवर करना चाहिए, ताकि हमारे सोच को एक नया आयाम मिले और साथ ही उन सारे अ, उन सारे मुद्दों के बारे में एक अच्छी समझ डेवलप हो। इसलिए दैनिक जागरण को पढ़ना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं इसका। आज का जो फ्रंट न्यूज है, अमेरिका में खालिस्तान समर्थकों ने भारतीय राजदूत से की बदसलूकी। आप जैसे जानते हैं, जो खालिस्तानी समर्थक हैं, वे अलग खालिस्तान का डिमांड करते हैं। और डिमांड करते हैं तो इन लोग की जो संख्या है, भारी तादाद में कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये इन सारे देशों में जो है ज्यादा है। तो अमेरिका में कल हुआ एक भारतीय राजदूत के साथ बदसलूकी। तो अमेरिका में जो भारतीय राजदूत है, उनके साथ बदसलूकी की गई। तो इसमें ज्यादा इम्पोर्टेंस है नहीं हमारे लिए। हाँ, ये बीआरएस को झटका। रायतू बंधु स्कीम एक अच्छा स्कीम था, जिसके द्वारा जो है डायरेक्ट किसानों को उसकी बैंक में डायरेक्ट डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किसानों को दिया जाता था। उस पर जो है इलेक्शन कमीशन ने अभी जो रोक लगा दी है। तेलंगाना की नई विधानसभा के लिए मतदान से पहले भारत राष्ट्रीय समिति बीआरएस को एक बड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग बीआरएस सरकार को स्कीम के तहत किसानों के शर्तें। बीआरएस को बड़ा झटका। चुनाव आयोग ने बीआरएस सरकार को रायतू बंधु किसान योजना, रायतू बंधु जो स्कीम थी, रायतू बंधु स्कीम के तहत किसानों को शर्तों के साथ किस्त जारी करने दी गई अनुमति वापस ले ली है। किस्तों के विवरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए इसके अमल की रिपोर्ट भी तलब की है। तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग होना है और चुनाव आयोग ने यह कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा अनुमति की शर्तें तोड़ने के बाद की है। प्रदेश के वित्त मंत्री और बीआरएस नेता टी हरीश राव की रैलियों में यह कहते हुए सुना गया था कि रायतू बंधु स्कीम का पैसा सोमवार को उनके खाते में आ जाएगा। जब तक वह नाश्ता कर रहे होंगे, तब तक पैसा उनके खाते में पहुंच जाएगा। आयोग ने राज्य सरकार को जिन शर्तों के तहत किसानों के खाते में पैसा भेजने की अनुमति दी थी, उनमें इनका कोई प्रचार प्रसार नहीं करना था। कहने का मतलब है कि जो स्कीम चल रही थी, उसमें इसका प्रचार प्रसार नहीं करने की अनुमति दी थी चुनाव आयोग ने। कांग्रेस और भाजपा ने बीआरएस के इस रवैये की आयोग से शिकायत की और तत्काल कड़ी कार्यवाही करने की मांग की। आयोग ने इस संबंध में प्रशासनिक स्तर पर शिकायत की जांच कराने के बाद सोमवार सुबह ही इसको लेकर दी गई अनुमति वापस ले ली गई। आयोग ने इस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को रोक पर अमल से जुड़ी रिपोर्ट भी 27 नवंबर को शाम 3 बजे तक देने का निर्देश दिया। आयोग ने इस राज्य को स्कीम की किस्त जारी करने की अनुमति सिर्फ आधार पर दी थी। इसके जारी होने में देरी किसानों की रबी की बुआई प्रभावित हो सकती है। आयोग ने इसके साथ ही कुछ शर्त भी जोड़ दी थी। इसके तहत स्कीम में कोई नया नाम नहीं जोड़ना था। इसका किसी तरह प्रचार नहीं किया जाना था। इस राशि के विवरण में कोई सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाना था। किसी राजनीतिक व्यक्ति को वितरण कार्यक्रमों में शामिल नहीं होना था। किसी को नकद में राशि नहीं दी जानी थी। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही किसानों के खाते में डाला जाना था। तो ये रायतू बंधु योजना बहुत ही कारगर और बहुत ही शानदार जो है
स्कीम थी, लेकिन इसमें जो है किसानों के खाते में भेजे जाने थे 10,000 रुपए। चुनाव आयोग ने जिस स्कीम की अगली किस्त जारी करने पर रोक लगाते हुए पूर्व में दी गई अनुमति वापस ली। के बाद के तहत राज्य में किसानों को 10,000 रुपए दिए जाने थे, लेकिन उसको बढ़ाकर 10,000 कर दिया, 8,000 से 10,000। तो ये था चुनाव आयोग ने बीआरएस पार्टी को चेतावनी दी थी कि आप चुनावी प्रचार में इस टाइप की इसकी जो योजना है इसका उल्लेख ना करें और इसका प्रचार प्रसार ना करें। तो ये जो है चुनाव आयोग के द्वारा एक चेतावनी थी, जो कि कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ रूल्स इसके जो है उल्लंघन माना है। तो ये अच्छा स्कीम था इसमें। और सेकंड जो न्यूज है, डायरेक्ट चल सकते हैं अगर कोई न्यूज है नहीं, एडिटोरियल पेज पे लोकतांत्रिक मूल्य है, खुली चुनौती। हमारे लोकतांत्रिक मूल्य को, लोकतंत्र क्या, कि जनता के द्वारा जनता के लिए शासन लोकतंत्र कहलाता है। लोकतंत्र के तांत्रिक मूल्य, जनता क्या दूसरी मतलब अपने लिए क्या चुन रही है, जो लोकतांत्रिक मूल्य है जनता के लिए शासन करना, उसके मूल्य में कैसे किस प्रकार को चुनौती दी जा रही है, ये आर्टिकल उसी पर है। किसानों से सहानुभूति अच्छी बात है, परंतु एक समूह को कानून तोड़ने की खुली छूट संवैधानिक दायित्व की सीधी सीधी अवहेलना है। हर साल जो है, हर वर्ष की तरह इस बार भी दिल्ली और आसपास के शहरों में वायु प्रदूषण खतरनाक मानकों को पार कर गया। 10 वर्ष पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा दिल्ली को विश्व का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किए जाने के बाद से राष्ट्रीय राजधानी की स्थिति साल दर साल बदतर होती गई है। इस वर्ष दिल्ली में वायु प्रदूषण WHO द्वारा सुरक्षित माने गए मानकों से 100 गुना खराब स्तर पर पहुंच गए हैं। शिकागो विश्वविद्यालय के एक शोध के अनुसार दिल्ली में वायु गुणवत्ता इतनी खराब है कि वह दिल्ली वासियों की उम्र को औसतन 11 से 12 साल कम कर सकती है। लगातार कायम खतरनाक प्रदूषण के कारण विदेशी दूतावास और उच्चायोग अपने राजनयिकों की संख्या कम करने पर विचार कर रहे हैं। कई दूतावासों ने राजनयिकों को अपने बच्चे भारत न लाने की भी सलाह दी है। अध्ययन बताते हैं कि यदि वाहनों से निकला हुआ धुआं इस प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है, तो खेतों में जलती हुई पराली सर्दियों की शुरुआत में आकस्मिक आकस्मिक प्रदूषण वृद्धि की एक तत्कालिक वजह है। जो तत्कालिक कारण है वो पराली के है, जबकि जो लॉन्ग लास्टिंग रीजन है, कॉज है, वे जो है गाड़ियों से निकलने वाली धुआं है। वायु प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत पराली जलाना अपराध है। हवा को विषैला बनाने में पराली की भूमिका को देखते हुए एनजीटी ने 2015 में अलग से आदेश पारित कर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में पराली जलाने पर रोक लगाई हुई है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने पराली जलाने की रोकथाम के लिए इन सभी राज्यों को विशेष टास्क फोर्स बनाने का आदेश भी दिया है। अन्य राज्यों में रोकथाम के कुछ प्रयास भी हुए हैं, परंतु पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं कम होने के बजाय और बढ़ गई हैं। 5 नवंबर को एक ही दिन में 3,000 से अधिक घटनाएं दर्ज हुई। पंजाब में पराली पंजाब में पराली जलाने की समस्या के लिए मुआवजे से लेकर गैर बासमती धान की उपज जैसे तमाम कारण गिनाए गए थे, परंतु ये कारण इस बात की अनदेखी करते हैं कि चाहे गेहूं हो या धान, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर सरकार खरीद का सबसे बड़ा लाभार्थी भी पंजाब ही है। तमाम कारणों को मानने के बावजूद इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि पराली दहन न रोक पाने का बड़ा कारण सरकारी ढील भी है। कभी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए पंजाब में पराली दहन को जिम्मेदार ठहराने वाली आम आदमी पार्टी यानी आप को ही पंजाब सरकार अब सर्वोच्च न्यायालय में किसानों पर कार्यवाही करने की असमर्थता जता चुकी है। किसानों से सहानुभूति अच्छी बात है, परंतु एक समूह को कानून तोड़ने की खुली छूट संवैधानिक दायित्व की सीधी सीधी अवहेलना है।
आम आदमी पार्टी की असहज स्थिति को देखते हुए देखिए, आशा के अनुरूप भाजपा और कांग्रेस दोनों हमलावर हैं। पंजाब में पराली दहन दहन पर शासकीय विफलता राजनीतिक दलगत राजनीति से परे ऐसे विकराल समस्या बन गई है, जिसमें चुनावी लोकतंत्र संगठित समूहों के सामने असहाय बनकर खड़ा है। प्रदूषण से उत्पन्न खतरनाक स्थिति पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे अरुण मिश्र ने 2019 में कुंठित होकर कहा था कि इससे तो अच्छा हो कि विस्फोटक लगाकर सभी को मार दिया जाए। गंभीर चिंता की बात यह है कि प्रदूषण के कारण करोड़ों लोगों का स्वास्थ्य पूरी तरह प्रभावित है, लेकिन चुनावी राजनीति के चलते सरकारें पराली जलाने पर किसी प्रकार की दंडात्मक कार्यवाही नहीं करना चाहती। एक एक बहुत बड़ा वोट बैंक किसानों का है और किसानों से सीधी तरह कार्यवाही करना कोई भी पार्टी नहीं चाह रही है। भले ही जो है वायु प्रदूषण दिल्ली का और दिल्ली के आसपास क्षेत्र का इतना खराब हो गया है कि उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 10 से 15 साल जो है पीछे चल जा रही है, घट जा रही है उनकी आयु। निरंकुश पराली दहन विधि आधारित शासन व्यवस्था को सरकारी उदासीनता के कारण मिली कोई पहली चुनौती नहीं है। दशकों से बना हुआ कावेरी जल विवाद विभिन्न राज्य सरकारों विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की तय सीमा से ऊपर आरक्षण के प्रस्ताव, राजनीतिक दलों द्वारा मजहबी आधार पर आरक्षण का बार-बार ऐलान, कृषि कृषि सुधार कानूनों को वापस लिया जाना ऐसे अन्य उदाहरण हैं जिनमें सरकारें या तो संगठित समूहों के सामने मजबूर नजर आई हैं या फिर वोटों की खातिर उन्हें उकसाती दिखती हैं। यह खतरनाक प्रवृत्ति लोकतंत्र को भीड़तंत्र में बदलती नजर आ रही है। विभिन्न राजनीतिक दलों की स्थिति में फर्क सिर्फ इतना है कि कोई ऐसी स्थितियों का निर्माण करता दिख रहा है तो कोई इन परिस्थितियों के सामने बेबस और लाचार है। चुनावी लोकतंत्र की यह कमजोरी न सिर्फ शासन के इकबाल पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है, बल्कि न्याय और निष्पक्षता की उस विधि सम्मत व्यवस्था को भी बताती है। लोकतंत्र का मूल आत्मा है। भीड़तंत्र को प्रश्रय देने के शर्मनाक उदाहरण राज्य विधानसभाओं के पटल तक पहुंच चुके हैं, चाहे केरल विधानसभा द्वारा कोयम्बटूर बम विस्फोटकों में वंचित अबदुनसूर मदनी की रिहाई के मामला हो या फिर लिए पारित प्रस्ताव हो या तमाम राज्यों की विधानसभाओं द्वारा नागरिकता संशोधन कानून एवं कृषि कानूनों के खिलाफ पारित संकल्प हो, इन कृत्यों ने कानून के राज की बेशर्मी से धज्जियां उड़ाई हैं। पंजाब में भी कई बार ऐसी स्थिति देखने को मिली है, चाहे पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट के तहत अन्य राज्यों के साथ पूर्व में किए गए जल बंटवारा समझौते को एक तरफा तरीके से रद्द करना हो या मुख्तार अंसारी का कानूनी प्रक्रिया से बचाव हो, पंजाब सरकार का रिकॉर्ड खासा चिंताजनक रहा है। कानून, संविधान और चुनाव से ऊपर उठकर लोकतंत्र नैतिकता की कसौटी का विषय है। कानून कानून जो है कानून संविधान कानून, संविधान और चुनाव से ऊपर उठकर लोकतंत्र नैतिकता की कसौटी का विषय है। लोकतंत्र की कल्पना इस मान्यता पर आधारित है कि जन-जन की नैतिकता एक व्यक्ति या छोटे समूह की तानाशाह प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाएगी, परंतु यदि सत्ता प्राप्ति के लिए संगठित समूहों की निरंकुशता निरंकुशता को बढ़ावा दिया जाए तो यह भी लोकतंत्र की हार है। इस लोकतांत्रिक मूल्यों का अवमूल्यन होता है। दिल्ली में दिल्ली में जानलेवा प्रदूषण के बावजूद पंजाब सरकार का नकारापन दिखता है कि चुनावी गणित लोकतांत्रिक मूल्यों को तार-तार कर चुका है। ऐसे में बुद्धिजीवियों, न्यायविदों और नागरिक समाज को चाहिए कि प्रदूषण का संज्ञान लेने के अलावा यह भी विचार किया जाना चाहिए कि चुनावी लोक लुभावनवाद भारतीय लोकतंत्र को किस संकट की ओर ले जा रहा है। इस पर विचार करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि लोक लुभावनवाद कानून की शासन को खुली चुनौती दे रहा है। तो ये जो आर्टिकल्स था चुनाव को कानूनों के उल्लंघन और खासकर किसी भी एक वोट बैंक के लिए राजनीतिक पार्टियों का छुपापन, ये जो है लोकतांत्रिक मूल्य का एक घटता एक खतरनाक स्थिति है।
और साथ ही जो यहाँ की रीजन इस रीजन का जो है क्षेत्र पराली किसान जो पराली जलाते हैं इसका सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं एमएसपी ही है, क्योंकि एमएसपी ज्यादा होने के कारण इस फसल की खेती ज्यादा करते हैं और डुअल फैसिलिटी होने के कारण डबल फसल रबी फसल और खरीफ फसल दोनों करने के लिए जो है वहां पे पराली जलाई जाती है। तो ऐसे में ये कोशिश करनी चाहिए पराली कम जलाएं, इसीलिए इससे जो है पराली कम जले इसके लिए प्रयास करना चाहिए कि धान जैसे धान जितने भी पराली स्पेशली धान के एमएसपी को थोड़ा सा कम किया जाए और साथ ही दूसरी जिन पर हमारी निर्भरता आयात की निर्भरता तेल तेल और दलहन पर हमारी निर्भरता कम हो, इसके लिए तेल जो तेली पदार्थ है तेल और दाल पर एमएसपी को बढ़ाने की कवायद करनी चाहिए ताकि जो पराली है धान जैसे फसलों की एमएसपी कम हो और किसान ज्यादा से ज्यादा दलहन और तिलहन की खेती करने के लिए उत्साहित हो और उसको प्रमोट ताकि देश की अर्थव्यवस्था को भी स्ट्रांग हो और साथ ही साथ वायु जो पर्यावरण से होने वाले खतरनाक कार्बन उत्सर्जन और साथ ही साथ वायु प्रदूषण उस पर भी लगाम लगे। तो ये था हमारा जीएस पेपर 3 से रिलेटेड। जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4 एथिक्स पेपर से आप इसको लिंक कर सकते हैं, साथ ही साथ जीएस पेपर 2 से भी लिंक किया जा सकता है। सोशल जस्टिस कानून को कैसे होने चाहिए, राजनीतिक पार्टियों की क्या दायित्व बनती है, पर एक अच्छा आर्टिकल्स। कट्टरता का पोषण करते शिक्षा संस्थान। किसी भी शिक्षा शिक्षा संस्थान को ऐसे होना चाहिए जिसमें सभी जाति धर्म संप्रदाय सभी को समान अधिकार समान संरक्षण और समान स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। किसी भी एक किसी भी किसी भी एक जो है संप्रदाय या फिर जाति को प्रमोट नहीं करना चाहिए खुलकर। तो विभिन्न जो एक्टिविटीज हो रहे हैं विभिन्न स्तरों पर बढ़ती वैश्विक साझेदारी के वर्तमान दौर में समावेशी और लोकतांत्रिक मूल्यों का महत्व और बढ़ा है। विभिन्न स्तरों पर बढ़ती वैश्विक साझेदारी के वर्तमान दौर में समावेशी और लोकतांत्रिक मूल्यों का महत्व और बढ़ा है। संप्रति कोई भी समाज एक दूसरे से कटकर नहीं रह सकता, न एक दूसरे के प्रति घृणा की सीमा तक कटुता एवं कट्टरता को पाले रखा जा सकता है। पृथक पहचान की जिद में भिन्न भिन्न सभ्यता और संस्कृति के प्रति पाई जाने वाली कबीलाई और मध्ययुगीन कट्टरता के लिए आज विश्व में कोई स्थान नहीं है। ऐसे में देश दुनिया के शिक्षण संस्थानों का यह विशेष दायित्व बनता है कि वे भूलकर भी हिंसा घृणा आतंक एवं कट्टरता को बढ़ावा देने वाले विचारों को प्रश्रय एवं प्रोत्साहन न दें, बल्कि उन्हें ऐसे शैक्षिक शैक्षिक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की रचना करनी चाहिए जिसमें संवाद सहयोग समन्वय और एवं बहुलतावाद को सहन एवं स्वाभाविक रूप से गति एवं बल मिले। दुर्भाग्यपूर्ण एवं चिंताजनक है कि पिछले दिनों भारत समेत दुनिया के अनेक विश्वविद्यालयों में आतंकी संगठन हमास के समर्थन में नारे लगाए गए, पोस्टर एवं बैनर चिपकाए गए और व्याख्यान माला आयोजित की गई। कई विश्वविद्यालयों में तो ऐसी गतिविधियों केवल विद्यार्थी ही नहीं अपितु प्राध्यापक, प्रशासन और प्रबंधन भी संलिप्त रहे। इसराइल पर हमास के बर्बर हमले के बाद से ही पश्चिमी देशों के कई विश्वविद्यालयों में यहूदियों के प्रति द्वेष, आक्रोश एवं घृणा का माहौल देखने को मिल रहा है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में तो छात्रों की भीड़ ने एक इजरायली छात्र को घेरकर शर्म करो का नारा बुलंद किया। वहीं कुछ एक पोस्टरों में यहूदियों को पीछा करने और उनका गला रेतने तक का आह्वान किया गया। आखिर शैक्षिक परिसरों में यहूदियों के प्रति इतनी नफरत क्यों? क्या इजराइल द्वारा हमास के विरुद्ध छोड़े गए युद्ध की तत्कालिक प्रतिक्रिया भरे कथित तौर पर उदारवादी मूल्यों के प्रति
प्रतिबद्ध मानी जाने वाली पश्चिमी संस्थाएं एकाएक यहूदी विरोधी भावनाओं की सक्रियता का केंद्र कैसे बन रही हैं? कुछ शिक्षाविदों का मानना है कि बीते कई दशकों से अमेरिकी विश्वविद्यालयों के क्षेत्रीय अध्ययन विभागों और सामाजिक सिद्धांत कार्यक्रमों में इजराइल और अमेरिकी विरोधी दृष्टिकोण पनप रही हैं और साथ ही अ, सुनियोजित तरीके से इन विभागों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से इजरायलियों को अमानवीय बताने और इजराइल को श्वेत औपनिवेशिक सत्ता केंद्र के रूप में प्रचारित कराने का अभियान छेड़ा गया है। इस इजराइल विरोधी विमर्श से आखिर पश्चिम विद्यालय प्रशासन आंखें क्यों मूंदे हुए हैं? का सही एक और गैर लाभकारी शोध एवं अनुसंधान केंद्र नेटवर्क कंगेटियन रिसर्च इंस्टीट्यूट में पाया जा सकता है। इस संस्था की रिपोर्ट के अनुसार कम से कम 200 अमेरिकी कॉलेज और विश्वविद्यालयों को विदेशी सरकारों से लगभग 13 अरब डॉलर की राशि प्राप्त हुई और सभी दानदाताओं की जानकारी छिपाई गई। इस रिपोर्ट के अनुसार 2015 से 2020 तक उच्च शिक्षा कि जिन अमेरिकी संस्थानों ने पश्चिमी एशियाई देशों के दानदाताओं से धन स्वीकार किया, वहीं अन्य संस्थाओं की तुलना में 300% अधिक यहूदी घटनाएं हुई। इन विश्वविद्यालयों इन विश्वविद्यालयों को गुप्त फंडिंग करने वाली ताकतों और वहां होने वाले यहूदी विरोधी गतिविधि संबंधों का अनुमान के आधार पर लगाया जा सकता है कि उनका सबसे बड़ा विदेशी दानदाता व कतर है। आतंकी संगठन हमास को भी समर्थन और धन प्रदान करता है। आशंका है कि यूरोप और अमेरिका के अनेक विश्वविद्यालय पश्चिम एशिया से मिलने वाले फंडिंग बनाए रखने के वैसे विचारों, कार्यक्रमों, गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं जो उन देशों, धार्मिक संवेदनाओं और सरकारों के तुष्टीकरण में सहायक हो। कुछ जानकारों के अनुसार कतर और ऐसे ही अन्य देशों में अघोषित तरीकों से धन प्राप्त करना ही यहूदियों के विरोध का एकमात्र कारण नहीं। ऐसे कार्यक्रमों एवं विरोध प्रदर्शनों के लिए भारतीय शैक्षिक संस्थानों में एक नया नाम ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी का जोड़ा गया है। 1 नवंबर को विश्वविद्यालय में द हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स ऑफ द फलस्तीनी प्रेजेंट नामक एक व्याख्यान का आयोजन किया गया जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों एवं राजनीतिक विज्ञान के सेवानिवृत्त प्रोफेसर ने मुख्य प्रवक्ता के रूप में यहूदी एवं सनातन विरोधी टिप्पणियां की थी तथा भारतीय सेना, हिंदू धर्म, भारत सरकार की आलोचना करते हुए हमास के समर्थन में तर्क प्रस्तुत। हद तो तब हो गई जब उन्होंने आत्मघाती हमले की लगभग पैरवी ही करते हुए मानव बम के विस्फोट को स्वयं के सबसे बड़े बलिदान के रूप में रेखांकित किया। इसी विश्वविद्यालय में कार्यरत 2 महिला प्रोफेसर भी हमास का एक और इन कथित उदारपंथियों को हमास जैसे आतंकी संगठन के समर्थन में आयोजित कार्यक्रमों में कुछ भी अनैतिक और आपत्तिजनक नहीं लगता है। वहीं उन्हें भारतीय परिप्रेक्ष्य में श्री राम के नाम, जय घोष और अन्य सनातन प्रतीकों के परंपराओं के पालन पर घोर आपत्ति है। यह चिंता की बात यह है कि हाल के समय में हिंदुत्व के प्रति अनुदार रवैया कई अमेरिकी और यूरोपीय शैक्षिक संस्थानों में भी देखने को मिला है। बहुत दिन नहीं जब अमेरिका में डिसमेंटल ग्लोबल हिंदुत्व के नाम से कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें अमेरिका और यूरोप के तमाम शिक्षा संस्थानों के शिक्षकों ने हिस्सा लिया था। किसी से छिपा नहीं है कि अमेरिका में किस तरह के हिंदू फोबिया बढ़ रहा है। तो शिक्षा संस्थान को संभल के किसी भी धार्मिक संस्थानों का, किसी भी पंथ का, किसी संप्रदाय का आलोचना करना चाहिए। न केवल आलोचना बल्कि किसी भी धार्मिक संप्रदाय का न तो समर्थन करना चाहिए, न तो खुलकर समर्थन, न ही खुलकर विरोध करना चाहिए। खासकर छात्र से और स्पेशल उनकी जो शिक्षक है, प्राध्यापक हैं, प्रबंधन करते हैं, उनको किसी भी जाति विशेष, धर्म, संप्रदाय को लेकर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जिस तरह के अभी हालिया के पश्चिमी यूनिवर्सिटी
देखा जा रहा है, क्योंकि जो स्टूडेंट होते हैं वे न केवल देश बल्कि विश्व का जो है एक बैकबोन होते हैं। वे अगर उनके अंदर अगर नफरत फैली स्टूडेंटियल एज में, तो आगे चलकर भयंकर भयंकर अ, कट्टरपंथी की आपदा बढ़ सकती है। तो इससे जो है बहुत विश्व शांति की जो सपना है, वे शर्मसार और चूर-चूर हो सकते। विश्व में अगर शांति चाहिए तो सभी धर्मों को समान रूप से आगे बढ़ना चाहिए और सभी धर्मों का समान रूप से आदर सम्मान किया जाना चाहिए और खासकर स्टूडेंटों को जो प्राध्यापक हैं, स्टूडेंटों को अच्छी शिक्षा और जाति जो खुलकर प्रमोट करने से बचने के लिए शिक्षा दी जाए। ये था हमारा आर्टिकल। इसको फोर्थ पर फोर्थ और जी पर टू सोशल जस्टिस साथ इसको देखा जा सकता है। सोसाइटी और सोशल जस्टिस 1 एंड 2। नागरिकों का बदलता सोच सराहनीय। हाल ही में मनाए गए पर्वों की पूरी श्रृंखला में स्वदेशी उत्पाद को खरीदने नए कीर्तिमान बनाए हैं। देशवासियों की सजगता से उत्सवी परिवेश में अपने देश के हुनरमंद नागरिकों के श्रम को सम्मान देने की सोच स्पष्ट दिखे। सजावट से लेकर कपड़े, आभूषण, मिठाइयाँ और कई अन्य सामान खरीदते हुए अपने देश में बनी चीजों को न केवल प्राथमिकता दी बल्कि बढ़ चढ़कर खरीदारी भी की। वोकल फॉर लोकल की सोच का प्रभावी ढंग से धरातल पर उतारना देश की अर्थव्यवस्था को बल देने वाला साबित हुआ। स्वदेशी सामानों की बूम में कभी चीनी उत्पादों से पटे रहने वाले बाजारों की तस्वीर पूरी तरह बदलते हुए नागरिकों को अपने देश के जुड़ाव को भी सामने रखा है। फाउंडेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के अनुसार इस वर्ष त्योहारी सीजन में देश भर के बाजारों में 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हुआ है। खरीदार का यह आंकड़ा अपने आप में एक रिकॉर्ड है। रेखांकित करने वाला यह पहलू देशवासियों में भारतीय खरीदारों के खरीद का खूब उत्साह दिखा। हाँ, क्यों प्रमोट करना चाहिए स्वदेशी उत्पाद को? प्रमोट करने से क्या होता है कि जब आप स्वदेशी उत्पाद कोई भी फॉर एग्जांपल हम बात करें, एक स्वदेशी रूप से बना एक रुमाल या फिर कोई भी प्रोडक्ट, आप खिलौना समझ लीजिए, कोई भी खिलौना आप अगर खरीदते हैं, उस खिलौना स्वदेशी रूप से किसी बाहरी जो बाहर रॉ मटेरियल के लिए जो है कि अन्य देश पर निर्भर नहीं होना पड़ता, उसको कोट नहीं कराना पड़ता। कोट नहीं कराना पड़ता तो उससे जो है देश का जो फंड सेव रहता है और स्वदेशी रूप से जो प्रोडक्ट की खरीदी की जाती है बाहरी तर्दान पर, तो उससे देश के आम जीवन को जीवन जो है प्रभावित होता है, उसका रोजगार मिलता है और रोजगार से जो इनकम में होती है। तो कई चीजें जो है फायदेमंद होती, बेनिफिट होती। चीनी वस्तुओं को हमारे देश का लगभग 70% बाजार मिल जाता था। इस वर्ष ऐसा न होने से पड़ोसी देश चीन को करीब 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के व्यापार की हानि हुई। हालांकि अभी अभी भी चीनी चीनी माल को चीनी बाजार को खपत नहीं किया जा सकता। काफी आप अगर मार्केट में जाएंगे तो अधिकांश चीनी आइटम्स आपको देखने को अभी इतनी जल्दी खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इसी तरह अगर प्रयास जारी रहा तो जल्द से जल्द जो है आयात की खर्चा को कम किया जा सकता है। संजीवनी के समान है। दूर दराज के गांवों से लेकर महानगरों तक कई श्रमशील कारीगर हमेशा से इन उत्पादों को बनाते रहे हैं, लेकिन विज्ञापनों की चमक दमक और बाजारीकरण के चलते भारतीय स्वदेशी सामानों से दूर होते गए। बाजार में ऐसे कई सामानों की मांग में कमी के कारण न केवल बहुत सी कलाएं जो हैं कि वो लुप्त होने के कगार पर पहुंच गई, बल्कि कलात्मक उत्पादों को बनाने वाले कारीगरों को बेरोजगारी की दंश भी झेलना पड़ा। ऐसे में देशवासियों को स्वदेशी सामानों को प्राथमिकता देना कई पहलुओं पर सुगत बदलाव
बन गई है। लंबे समय से चल रही वोकल फॉर लोकल की मुहिम कारण हालिया वर्षों में स्वदेशी सामानों की गुणवत्ता भी बढ़ी है। तकनीकी तरक्की के चलते बहुत से शिल्पकार स्थानीय बाजार के साथ ही ऑनलाइन बाजार में भी अपनी उपस्थिति रखते हैं। नागरिक अपने देश के किसी दूसरे हिस्से की कलात्मक चीजें आसानी से मंगवा सकते हैं। ऐसे में कोई कारण नहीं बचता कि स्थानीय उत्पादों को विदेशी विकल्प तलाशे जाएं। जरूरत है तो बस भारत निर्मित उत्पाद खरीदने की सोच को बल देने की। नागरिकों को यही सोच बड़ी आबादी वाले हमारे देश में रोजगार, कला, श्रम और सम्मान, सामाजिक आर्थिक समानता से जुड़े हर पक्ष पर बुनियादी बदलाव लाया जा सकता है। इस वोकल फॉर लोकल को प्रमोट करने के लिए कि जब प्रमोट किया जाएगा तो रोजगार, समृद्धि, सोशल डिस्पैरिटी ये सारे जो है प्राप्त होंगे और अधिक से अधिक कम बढ़ेगा तो जो लोगों में खुशहाली बढ़ेगी तो अपराध कम होंगे। तो ये सारे मल्टी डायमेंशनल एक वन स्टॉप सॉल्यूशन के तौर पर जो है वोकल फॉर लोकल को देखा जा सकता है। वोकल फॉर लोकल प्रमोट करने से काफी ज्यादा इसको बहुत बहुआयामी फायदे नजर आते हैं। न केवल इकोनॉमिकल बल्कि पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल सारे डायमेंशन के साथ जो है समाधान की ओर दिखता है। तो ये था, इसको जीएस पेपर 3 के साथ जोड़ के देख सकते हैं जो इकोनॉमिक सोर्सेस से जो है तो लिंक किया जा सकता है। तो ये था आज का हमारा आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस था। अगर कोई ऐसा न्यूज है नहीं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल के सेशंस में एक नए न्यूज के साथ और कुछ अलग करने के साथ। आई होप कि आपको ये इनिशिएट मेरा इंडेवियर पसंद आया होगा। पसंद आ रहा होगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर जरूर करना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके वीडियो और वे लोग भी इस वीडियो को देखकर इम्प्लीमेंट करें, अपनी पढ़ाई को नया आयाम दें, इस सोच में नई सोच